प्रणाम। प्रणाम। चलिए सभी लोग बैठेंगे प्रेयर के लिए। आधे प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms. Now touch your eyes. Then open your eyes. चलिए, किसने किसने अपना सिलेबस पूरा पढ़ रखा है? जिन लोगों ने अपना सिलेबस प्रॉपर रीड कर रखा है वो हैंड रेस करें। अपर्णा मैम, दीप्ति, अनुराधा के लिए तो कोई बात नहीं, अनुराधा तो अभी बस डाइट का सुन रही है क्योंकि अनुराधा नेट वाले बस मंडे से स्टार्ट हो जाएगी क्लास, ठीक। लेकिन ये वाला जो पढ़ रहे हैं वो उसमें भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। प्रणाम। सीमा मैम, अपर्णा मैम पढ़ लिया सिलेबस पूरा? सीमा मैम? हाँ दीदी, लेवल 6 का पूरा अभी कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम है। हाँ। तो वो पूरा पढ़ लिया। ठीक है चलिए। अब आज कल हम लोग देख रहे थे आसन के बारे में। तो जहाँ से हम लोग ने छोड़ा था कल, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ 6 टाइप्स ऑफ योगासन: स्ट्रेचिंग, पिवटिंग, स्ट्रेंथिंग, इन्वर्टेड प्रेसिंग, इक्विलिब्रेशन, रेसिप्रोकल, इनविटेशन एंड इंटरवेशन। ये जो हमारे इनर्वेशन जो आसन के जो पोज हैं, ये एक बार समझने हैं कि किस तरह की समस्या में कौन से आसन चूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रेचिंग का मीन सभी को पता है कि बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना। अब ये बॉडी को स्ट्रेच करना किस किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक। अब केवल हम आपको समझाएंगे, काम आप करेंगे पूरा, ठीक। स्ट्रेचिंग की बात करें तो स्ट्रेचिंग किस किस तरह से हो सकती है? स्ट्रेचिंग में क्या आ सकता है? मेरी बात समझ आ रही? हमने कहा स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। बोलेंगे दीप्ति स्ट्रेचिंग में? मैम स्ट्रेचिंग 2 तरह से की जा सकती है, एक तो सूक्ष्म रूप में और एक स्थूल रूप में। जैसे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो जितनी भी छोटी छोटी हमारी नसें हैं वो पूर्ण रूप से अंदर की तरफ जितनी भी है आंतरिक, वो सारी खिंचती हैं। और स्थूल व्यायाम जितने भी होते हैं, आसन जितने हम करते हैं, तो उसमें स्थूल रूप से जो बाहर की तरफ से जितनी मांसपेशियां हैं वो भी स्ट्रेच होती है, साथ में जितनी भी बड़ी मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होती है। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम में जो अंदर वाली जो छोटी छोटी मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होती है। ठीक है। जब भी स्ट्रेचिंग की अगर आसन में बात करेंगे, ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम तो वो हो गया, इंटरनल वाला पार्ट हो गया। यहाँ आसन की बात करें तो स्ट्रेचिंग हमेशा बाहर की ओर होगी, ठीक। स्ट्रेचिंग कहाँ होगी? लगता है कि जैसे हम लोग वो भी कर रहे हैं, मान लो पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग झुक रहे हैं आगे, लेकिन बाहर की ओर क्या किया था हमने? पहले हाथों को ऊपर स्ट्रेच किया था, ठीक, और पैरों को सामने की ओर किया था। मतलब स्ट्रेचिंग की जब भी बात करेंगे, खिंचाव बाहर की ओर, ठीक। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग है पूरे टाइम में, क्योंकि आजकल हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाए हैं, पिछले काफ़ी दिनों से चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं हो रही हैं, तो अभी हो जाएंगी। तो उसमें क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं उस टाइम पे यदि 2 मिनट के लिए प्रॉपर स्ट्रेच कर ली जाए बॉडी को, पूरा हाथों को ऊपर की ओर खींच लिया जाए, पैरों को नीचे की ओर, तो आप समझ लें पूरे 24 आवर्स की हीलिंग हो जाती है। और स्ट्रेच करके बॉडी को, और फिर शवासन में 2 मिनट लेट जाए। पूरा बॉडी को स्ट्रेच किया ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, और वहीं पर 2 मिनट हथेली आकाश की ओर करके लेट जाए। पूरी बॉडी एक बार नरिश हो जाएगी, पूरा हील हो जाएगी, ठीक। तो एक तो ये स्ट्रेच है। फिर पिवोटिंग मीन्स होता है आधार, जहाँ पर हैं उसी जगह पर केंद्र बनाकर खड़े रहें। तो केंद्र बनाकर किए जाने वाले कौन से आसन हैं जिनको हम आधार मानकर कर रहे हैं? बोलेंगे?
हाथों को रोटेट करना। और बोलेंगे दीप्ति? ताड़ासन। दीप्ति बोलेंगे? मैम जितने भी बैलेंसिंग आसन है वो सारे, वो सब पिवोटिंग आसन में चले जाएंगे। जितने भी हमारे बैलेंसिंग आसन है, संतुलन वाले आसन है, क्योंकि संतुलन वाले आसन में आप जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे, अदरवाइज संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। ठीक, जरूरत तो सभी जगह है, लेकिन जैसे आप वृक्षासन लगा रहे हैं, वृक्षासन में आप अगर थोड़ा सा भी मूव करें अपनी जगह से तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक, गरुणासन कर रहे हैं, जरा सा पॉइंट में भी अपनी जगह से पैर को दूसरी जगह ले आए। मान लो हम लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, पैर आगे पीछे थोड़ा हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ताड़ासन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बैलेंसिंग जितने भी पोस्ट सब अपने अपने सिलेबस पे लिखते जाइए वहीं पर कि कौन से आसन कहाँ करने हैं, क्योंकि अब आपको हम एक नहीं बताए, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा तो पूरा आपके माइंड सेट है कि हम कौन से आसन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग में जो बाहर की ओर किए जाने वाले आसन हैं। फिर पिवोटिंग में जो हमारे बैलेंसिंग पोस्चर है। इसके बाद स्ट्रेंथिंग में जिनसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो कौन से आसन है? एक तो आसन है कुक्कुट आसन, बिल्कुल स्पेसिफिक आसन है स्ट्रेंथिंग में। ठीक है, बोलेंगे दीप्ति? यस मैम, वही कह रहे थे। ठीक है, जिसमें ये क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है। मयूर आसन, तो लेकिन मयूर आसन फीमेल को करना नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मीन्स होता है जिस पर हमारा पूरा पूरा सपोर्ट जाकर और पूरी बॉडी इस पे बैलेंस भी ले ले और स्ट्रेंथ किसकी बढ़े, या तो पैरों की, जैसे हमने शीर्षासन किया तो स्ट्रेंथिंग आसन में जाएगा। ठीक है, कुक्कुट आसन किया, मयूर आसन किया, फिर वृश्चिक आसन, जो एडवांस वाले आसन है वो इसमें आएंगे, स्ट्रेंथिंग में आ जाएंगे। मैम फलकासन भी इसी कौन सा? मैम फलकासन, प्लैंक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन्वर्टेड आसन में कौन से आसन आएंगे? मैम एक बार फिर से बोलेंगे? इन्वर्टेड आसन में कौन से आसन आएंगे, बोलेंगे हरदीप भाई? शीर्षासन। शीर्षासन। एक मिनट। और सर्वांगासन। ठीक है, और बोलेंगे हरदीप भैया? प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्रणाम भैया। मैम विपरीत करनी। विपरीत करनी, लेकिन विपरीत करनी क्या है हमारी? मुद्रा है। मुद्रा है। अब नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब 6 लेवल में है सब, अब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं आनी चाहिए। ठीक, प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्ते सर। हम सोचे थे हेमंत भैया क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बोलेंगे दीप्ति? मैम वृश्चिक आसन भी इसमें आएगा। कौन सा आसन? मैम वृश्चिक आसन। हाँ, वो भी आ जाएगा, लेकिन वृश्चिक एडवांस में चला जाएगा। ठीक, वृश्चिक आसन सामान्य आसन में काउंट नहीं करते, एडवांस में काउंट करते हैं उसको। बोलेंगे हरदीप भैया? मैम अर्धहलासन और हलासन वो आ जाएंगे इसमें, अर्धहलासन, हलासन, पूर्ण हलासन जो है, फिर उसी में एक कर्णपीड आसन है, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक, एक हमें ये भी सीरीज हमारे माइंड में होनी चाहिए कि जिस साइड के जो आसन है उसमें सब कनेक्ट हो जाए आकर। ठीक है, तो ये हम लोग ने कहाँ से अगर इन्वर्टेड स्टार्ट करेंगे तो उत्तान पादासन, अर्धहलासन, विपरीत करनी मुद्रा है, सर्वांगासन, पूर्ण हलासन और कर्णपीडासन, एक सीरीज कंप्लीट इन्वर्टेड में। ठीक, फिर आते हैं इसके बाद प्रेसिंग, इन्वर्टेड प्रेसिंग में ही आ गया। ठीक है, फिर आते हैं इक्विलिब्रेशन, इसमें कौन से आसन चले जाएंगे? इक्विलिब्रेशन में कौन से आसन आ जाएंगे? इसका मतलब क्या होता है, एक बार बता दीजिए। इसमें आएगा जो आसन करके हम फ्रीडम भी फील कर रहे हो और आसन भी लगा।
दीदी संतुलन नहीं होगा यहाँ पे, संतुलन होना चाहिए। संतुलन इसमें आ चुका है अभी पीछे। विश्रामात्मक आसन में हाँ, वो कर सकते हैं। और सब अपना अपना बोलेंगे कौन से आसन आ सकते हैं यहाँ पे। मैम विश्रामात्मक आसन आएंगे क्या इसमें? ले सकते हैं। ध्यानात्मक, सब अपना अपना पहले कॉमन सेंस लगा ले, फाइनल करके हमें बताएं कौन से आसन आएंगे। सरल आसन, इसमें सरल आसन, पटी चक्रासन। सब लोग पहले फाइनल कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे तो कोई ना कोई सही निकल जाएगा सबका। इतने लोग। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वज्रासन, वज्रासन ठीक है, बोलेंगे हरदीप भैया। मैम ताड़ासन। ठीक है। और मैम शवासन, मकरासन, मरकटासन। सब अपने अपने नोट कर लो, अभी इसी में क्वेश्चन पूछेंगे आगे, सब अपने अपने हिसाब से नोट कर लो इक्विलिब्रेशन में कौन कौन से आसन आएंगे। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल में कौन से आसन आएंगे, इसी के अपोजिट में जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसके अपोजिट में जाएंगे तो कौन सा आसन आएगा? बोलेंगे हरदीप भैया। मैम जैसे काउंटर पोज लेकर के चलेंगे इसको, जैसे हम त्रिकोणासन या विष्णुकोणासन इस तरह से करते हैं, उनका काउंटर अपने आप हो जाता है, क्या हम उसको लेके चलेंगे? अच्छा एक बात बताए, सब लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है, हमने क्या पढ़ने के लिए बोला था? सबसे हमने क्या पढ़ने के लिए बोला था? सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे। हमने क्या पढ़ने को दिया था सबको? सिलेबस में क्या पढ़ना था? दीप्ति, मुझे नहीं पता था। ये नहीं पता था कि सिलेबस पढ़ना है? मैम आप सिलेबस में क्या पढ़ना है वो मुझे नहीं, सिलेबस पढ़ना है ये पता था दीप्ति? अभी कभी मैम आपने बोला था एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं होगा। कहा था ना, इसीलिए हम चुप हैं इस समय। एक दो तो हम भूल से हमने आपको बता दिए। ठीक, हमको ध्यान ही नहीं रहा, हमने आपको कुछ वर्क दिया था। ठीक है, चलो दीप्ति आप 2-3 दिन से बाहर थे, कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन उससे पहले हम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं रखेंगे कि आप नहीं पढ़ पाए। आपके लिए तो इतना कुछ उसमें टफ भी ऐसा नहीं था। जी मैम, अभी रात तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमने इसलिए बोला था पता है, जब तक आप अपना माइंड नहीं यूज़ करेंगे। अब 6 लेवल में हमने कहा था एक एक वर्ड का मीनिंग बिल्कुल फाइनल करके रखेंगे, अदरवाइज तो फिर हम ही बता देंगे सारी चीज़ों को, तो फिर आपका 6 लेवल तो मिसिंग हो जाएगा। ये वाला पार्ट इतना इजी था, उसका स्टार्टिंग वाले जो डेप्थ वाले पॉइंट थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। कल हमने कहा था सब ध्यान से पढ़ कर बैठेंगे सिलेबस को। अब हमें अपनी तरफ से अभी हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब सब समझाएंगे 2-2 लाइन में। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल का मतलब कि दोनों तरफ होने चाहिए, वो लेफ्ट साइड भी हो रहा है तो राइट साइड भी। हमने कहा है उसको मेरी बात नहीं माने, सब लोग अपनी अपनी तरफ से बताएंगे, क्योंकि अब सीमा में आपको हम अलग से बता भी दे देंगे, लेकिन और सबका तो टेस्ट ले ही ले, सबने क्या किया है। फिर इनविटेशन में कौन से आसन आ रहे हैं हमारे? चलो ठीक है, अब हम बताएंगे नहीं। इनर्वेशंस में कौन कौन से आसन आ रहे हैं, या क्या होगा इसके अंदर, किस तरह के पोजीशन लेंगे? इसका मतलब इनविटेशन में जो इजी और जो स्टार्टिंग वाले जो होते हैं वो आएंगे, जो शुरुआत कर सकते हैं जिनसे। बोलेंगे हरदीप भैया। मैम जो इनवर्जन है मैम, वो नीलिंग सीक्वेंस है, नीलिंग से हम शुरू करेंगे। जैसे हम इसमें वज्रासन में बैठते हैं तो जो आसन होंगे वो आसन शुरू करेंगे। अब सब लोग अपना अपना उसमें देख रहे होंगे किसका क्या मीनिंग है, क्या चीज़। देखो आज की क्लास जो है, अब आप आराम से, अभी हम अच्छा वर्क देंगे, सब कंप्लीट करके 12 बजे तक हमें दे देना।
ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा तुम्हें पनिशमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। हमने 2 दिन से क्या रखा था, एक एक पॉइंट सभी लोग कंफर्म करके क्लियर करके बैठेंगे क्लास में। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड रोल ऑफ आसन प्रैक्टिस ऑन एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है हमारे यहाँ पर, इसको हम बता चुके हैं। मैम इसमें ये हो, बोलेंगे अपर्णा में, बोलेंगे, अंजू बोल रहे। एनर्जी एक्सपेंडिचर में ये होगा कि जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उससे हमारी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कंज्यूम जैसे गत्यात्मक आसन हम करते हैं, बोलेंगे जैसे गत्यात्मक आसन करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, हमारा फैट लॉस फिर होता है। तो जो फास्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उससे हमारी एनर्जी के एक्सपेंडिचर होने से, एनर्जी के कंज्यूम होने से हमारा उससे फैट लॉस और बाकी सारी चीजें जैसे ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा। तो वेट रिड्यूस करने के लिए जैसे एक होता है सूर्य नमस्कार हम कर रहे हैं एक ही पोस्चर में रुक करके, फोकस करके, और जिसका हमें वेट रिड्यूस कराना है उसको हम स्पीड से हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो वहां पर उसकी एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर वो तेजी से कर रहा है, फास्ट कर रहा है, कई सारे राउंड्स कर रहा है अगर वो, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर बेसिकली हर एक पोस्चर में या हर एक आसन में कितनी हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कुछ शब्दों में गलती हो रही है अपर्णा में, बता आप सही रहते, शब्दों में कंफ्यूजन हो गया है। बोलेंगे हरदीप भैया, वो एक मिनट, हेमंत भैया, एक मिनट बोलेंगे हेमंत भैया। हाँ डॉक्टर साहब एक मिनट, हरदीप जी का और क्वेश्चन ले लीजिए, फिर इनको थोड़ी सी हिंट और होमवर्क मैं मेरी तरफ से दे देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करिएगा ना। ठीक है, बोलेंगे हरदीप भैया। जो आसन में मतलब जो एनर्जी एक्सपेंडिचर का कोई लेना देना नहीं, एनर्जी सेविंग है। हमारे शरीर में जहाँ एनर्जी की कमी है वहाँ एनर्जी ट्रांसफर होगी, और हम जब फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं या किसी भी जोड़ों पे काम करते हैं तो वो एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफर होती है। एनर्जी हमें आसनों में किसी भी तरीके से एक्सपेंड नहीं करना, हमने ऊर्जा को बचाना है, यही हमारे आसनों का मेन ये है। तो जब हम कोई भी आसन करेंगे तो जैसे आपने बताया था वो मैंने उसको कोशिश किया, तो जब हम इनहेल करने वाले, जैसे आपने वो आसन और वो उसका बताया है, तो ब्रह्मणा यानी कि हम उसको इनहेल करके उस पोस्चर करते हैं तो एक्टिवेट करते हैं बॉडी को, यानी हम उस टाइम पे जब बॉडी पे एक्टिवेट करते हैं हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रही है, हम बॉडी पे एक्टिवेट कर रहे हैं। और जब हमें बॉडी को रिलैक्स करना है तो हम एक्सेल करेंगे तो हमारी बॉडी हल्की होगी, जो पश्चिमोत्तानासन या उसमें हम करते हैं। तो आसन है डिफरेंट पर्पस के लिए होएगा। बोलेंगे पढ़ना में, क्या हम इसको कैलोरीज बर्न करना जो कहते हैं ये उसी के इक्विवेलेंट है? एनर्जी एक्सपेंडिचर जो कैलोरी जो बर्न करना है ये उस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब कैलोरी बर्न करेंगे तो भी हमारी बॉडी की हीलिंग होगी। अब ये हरदीप भैया के क्वेश्चन के आंसर से कनेक्ट होगा, क्योंकि कैलोरी अगर बर्न हो रही है तो भी तो हमारी बॉडी हील हो रही है, एनर्जी तब भी हमारी बॉडी ने कंज्यूम की है। अब क्या किया है कि जो हमारी जैसे हो गया ना कि हमने भोजन किया है, अब भोजन को क्या हम अपने अंदर ही रहेंगे, भोजन के एसेंस को लेने के बाद भोजन का वेस्ट मटेरियल तो बाहर ही करना है। ऐसे ही जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज हैं या ये कहते हैं जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस है, बॉडी का भी तो पूरा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को कैसे रिलीज कर, यदि बॉडी के स्ट्रेस को रिलीज नहीं किया तो स्ट्रेस कहाँ आ जाएगा, मेंटल पार्ट को इफेक्ट करने लगेगा। मेंटल को नहीं किया तो इमोशंस पर इफेक्ट आ जाएगा, इमोशंस को नहीं किया तो सोशल पर आ जाएगा, सोशल को नहीं किया तो स्पिरिचुअल पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या एक्सपेंडिचर का मीन्स हुआ कि हमें जब हम आसन करते हैं तो क्या होता है कि एक हरदीप भैया का हो गया क्वेश्चन का आंसर कि शिफ्टिंग हो रही है एनर्जी, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे। जैसे कई लोगों को देखा ना, भोजन करते हैं, किसी का फैट शोल्डर के पीछे आता है,
किसी का फैट हिप के पीछे आता है, ठीक है, किसी का सीधा सीधा गले के पास आता है, किसी का चेस्ट के पास आता है। तो ये क्या है, जिस पार्ट में ऑक्सीजन ब्लड के साथ प्रॉपर नहीं फ्लो होगा वहीं पर जाकर आपका जो भोजन है, या ये कहेंगे कि जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जीज कह सकते हैं, या ये कह देंगे कि जो हमारा फैट है वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। अब फैट को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट कैसे करेंगे, आसन के थ्रू कर रहे हैं, आसन के थ्रू कर रहे हैं तो क्या होगा, जो स्ट्रेस का पार्ट है वो हमारा रिलीज होगा और बाकी का जो एनर्जी है वो जहाँ जिसकी नीड है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये किसके थ्रू होता है, ये आसन के थ्रू होता है। लेकिन ये आसन कौन से आसन की बात की जा रही है, व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति के रोग के अनुसार आसन को जब हम चूज करेंगे तो हम कैसे, ये नहीं है कि यहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर का मिस हो गया, सेम आसन है, सेम पर्सन है, सेम डिजीज है, सेम आसन पर्सन डिजीज, इन सब में भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वात पित्त कफ त्रिदोषों का जो इम्बैलेंस है वो, व्यक्ति की हाइट पर्सनालिटी, व्यक्ति का हाई बीपी लो बीपी, इन सबको मेज़र करने के बाद, इनको सबको चेक करने के बाद, मेजरमेंट लेने के बाद फिर क्या करना है, फिर उनके आसन का चुनाव करेंगे और फिर उन्हें आसन करवाएंगे। इसीलिए जो ऊपर ये 6 टाइप्स ऑफ योग आसन क्यों दिए हुए हैं, ये हमें चूज करना है कि एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर वाला जो पार्ट है या कंज्यूम करने की बात हो रही है वो किस व्यक्ति को किसके द्वारा होगी। अब क्या सभी को आप स्ट्रेचिंग करा देंगे, सपोज करके किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेचिंग करा देंगे उसे, नहीं कराएंगे, ठीक है। किसी को अभी नॉर्मल हो, कोई सर्जरी होकर आया पर्सन, उसको आप पिवोटिव पोस्चर ले लेंगे, उसके लिए नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये भी हमें ध्यान रखना है, ये जो 6 टाइप ऑफ योग आसन दिए हुए हैं इनका मतलब है कि जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, एनर्जी को जो हम कंज्यूम करने जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू पर्सन या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि उसको किसकी नीड है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग ने ऊपर जो हम लोग 2 दिन से बात कर रहे थे, फिजियोलॉजी क्या है आसन की, एनाटॉमी क्या है और उसकी साइकोलॉजी क्या है, या हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा था मैकेनिज्म क्या है, फिर नीचे देखा था हम लोग ने 4th लाइन में देखेंगे आसन की क्या देखा था, साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म। साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म क्यों देखा था हमने, साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म इसलिए देखा था कि व्यक्ति की अभी रिसेंट की सिचुएशन, उसकी माइंड की स्थिति क्या है, अभी उसका माइंड सेटअप क्या है। मान लो अभी कोई व्यक्ति आपके पास आया है, इसी वक्त आपके पास आया है काउंसलिंग के लिए, आप इसी समय उसे सजेस्ट कर देंगे सभी आसन, सभी तरह की डाइट को एक साथ ठीक करने के लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? नो मैम। क्यों नहीं करेंगे? पहले उसे जानेंगे, उसकी प्रकृति जानेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर जानेंगे, बीमारियां जानेंगे, मेडिकल हिस्ट्री सब देखना पड़ेगा। और वो सब भी देख लिया तो आज ही सब कुछ उसे सजेस्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ेगी, वो कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते, किससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, किससे नहीं हो रही है। और क्या देखना होगा कि साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म का मीन्स होता है कोई व्यक्ति आज ही आपके पास आया है तो हम उसकी काउंसलिंग करके सभी चीज़ों को खुद में तो चेक कर लेंगे कि ये व्यक्ति की रियल स्टेज क्या है, लेकिन उसे आज ही सब कुछ करने के लिए नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। यदि हमने एक साथ बता दिया तो जो साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म है ये क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे हेमंत भैया? हेलो हेमंत भैया। सबको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको जी? तो ये जो आपका अभी जो आज पॉइंट डॉक्टर साहब करवा रहे हैं उनमें जितने जल्दी से हटाइए हेमंत भैया, इसको जस्ट हटाइए, अभी सबका दिमाग लगना है इसमें। नहीं, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं इनको कह रहा हूँ कि हर आसन को लिख करके और हर आसन की श्रेणी लिख करके उसके आसनों को आप अपने दिमाग से लिखिए और दिमाग से लिख करके कल की कक्षा से पहले आप भेज दीजिए ताकि आपको पता लगे कि खींचने वाले आसन कौन से हैं, घुमाने वाले कौन से हैं, मजबूत करने स्ट्रेंथ वाले कौन से हैं। बस इसीलिए इनको दिखा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। क्योंकि ये हमने होमवर्क दिया था हेमंत भैया, सब लोग नहीं कर पाए तो अभी होमवर्क अभी हम और अधिक दे देंगे ताकि सब करके बैठे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो हमारे आसन हैं इनको पूरा एक
चार्ट बनाएंगे कि आसन क्या है, इनको 6 पार्ट में जो डिवीज़न है इसमें कौन कौन से हमारे आसन आएंगे। फिर जो साइकोसोमेटिक मैकेनिज़्म है यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लेंगे कि साइकोसोमेटिक मैकेनिज़्म है या कोई एग्जाम्पल में व्यक्ति को डिजीज़ के साथ चूज़ करेंगे। फिर उसका साइकोसोमेटिक मैकेनिज़्म बता देंगे कि ये जो व्यक्ति आया, मान लो ये हार्ट का पेशेंट है, तो हार्ट के पेशेंट का जो साइकोसोमेटिक मैकेनिज़्म है इसकी क्या क्या चीज़ें हमारे सामने होंगी। ठीक है, हार्ट का पेशेंट के सबसे पहले साइकोसोमेटिक मैकेनिज़्म आप बॉडी पार्ट में क्या देखेंगे, बॉडी में क्या देखेंगे, फिजिकली क्या देखेंगे। सब लोग बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, 2 मिनट ले लेंगे तब बोलेंगे, एक का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। यदि हार्ट का पेशेंट है और वो आपके सामने आया है, उसका साइकोसोमेटिक मैकेनिज़्म आप उसकी फिजिकल बॉडी में क्या देखेंगे। बोलेंगे रचना जी। मैम वो ब्रीथलेस होगा, श्वास प्रॉपर नहीं आएगी। रचना जी तुरंत जस्ट अपना वर्ड करेक्ट, ब्रीथलेस कैसे हो जाएगा। यस मैम। ठीक, बड़ा ध्यान से बोलना, क्योंकि अभी देखो पता है फर्स्ट लेवल में आप हो, सेकेंड लेवल में होगे तो मान लिया जाएगा चाहे कोई भी, लेकिन अब 6 लेवल में नहीं मानेंगे। ठीक है, हाँ, इसलिए सब लोग बिल्कुल अपने, हमने कहा ना कि 2 मिनट लेंगे। अब जो अगर नहीं आएगा ना थोड़ी देर स्टे करेंगे। इवन आपके सामने पेशेंट भी बैठा हो कोई और आपके सामने फाइनल डिसीजन लेने के लिए आया है और आप कहीं कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, उससे बोलेंगे सामने कि आप 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए, तब तक हम चेक कर रहे हैं। ठीक, ये सब क्या है, ये समझदार लोगों के लक्षण हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रख। चलिए बाकी चीज़ें ठीक थी। आपका कहने का जो अर्थ था वो ये था कि वो सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा, श्वास का जो ब्रीदिंग पैटर्न है, रिदम है, वो अच्छा नहीं होगा। ठीक, चलिए और बोलेंगे। फिजिकल बॉडी में बताना है, मेंटल का इमोशनल हमने नहीं पूछा, फिजिकल बॉडी में सिम्टम बताने हैं, क्या आएंगे। मैम एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। हमने कहा हार्ट का पेशेंट है, यदि सामने आया है आपके पास तो उसका साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म क्या दिखेगा फिजिकल बॉडी में। बोलेंगे दीप्ति। मैम उनकी जो श्वास प्रश्वास है, जैसे सभी मोस्टली जो स्वस्थ लोग हैं उनकी थोड़ी गहरी होती है और उनकी जो श्वास प्रश्वास है वो जल्दी जल्दी आएगी। ठीक है, बोलेंगे सीमा मैम। दीदी हार्ट बीट रेट प्रॉपर नहीं होगी, जो 72 आती है वो उतनी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, सबने मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना। हमने कहा फिजिकल क्या दिखेगा, उसकी बॉडी में बात कर रहे हैं। अभी आंसर सही आ रहे हैं, ऐसा नहीं, गलत नहीं है। हरदीप भैया बोलेंगे। स्पाइन कर्व आएगी, शोल्डर्स डाउन आएंगे। वेरी गुड, फाइन आंसर। और सब लोग हैं, अपर्णा मैम सब लोग हैं, अंजू और ये सब लोग जो और भी राशि मैम हो गए, हेमलता मैम, सभी लोग हैं। सब लोग अपने अपने आंसर देंगे। बोलेंगे हेमलता मैम। मैम उसके शरीर में कमजोरी महसूस होगी, दिखने में भी। वेरी गुड। और बोलेंगे अपर्णा मैम। वो रेस्टलेस होगा। वेरी गुड। अब देखो एक आंसर और है, वो व्यक्ति फिजिकली होपलेस भी दिखाई देगा, डलनेस भी होगी दीदी। होपलेस क्यों होगा, हार्ट का इफेक्ट हमारी इमोशन से होता है, वो एकांत में रहना चाहेगा, तो रहना चाहता क्योंकि है। हार्ट वाला जो पेशेंट होता है ना, आप देखना अगर उसके 20% भी चीज़ें गड़बड़ हैं, होपलेस होता है। ठीक, हार्ट में ये आता, क्यों आता है, क्योंकि हार्ट हमारे इमोशन से कनेक्ट हो रहा है, इमोशन हमारे हार्ट से कनेक्ट हो रहा है। उस व्यक्ति को एक एक क्षण ये फील होने लगता है, एक तो उसका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, वहाँ पर ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी हमारा एबनॉर्मल जा रहा है वहाँ। फिर दूसरा क्या हुआ, जैसे वो हरदीप भैया ने बोला शोल्डर झुके, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल कम है। क्योंकि हार्ट का जैसे मान लो कई बार आप देखना डायबिटिक पेशेंट बहुत पुराने हैं, इवन अस्थमा के लोगों की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर तक के लोगों की बात कर रहे हैं, वो भी आपको इतना होपलेस नहीं दिखते हैं जितना हार्ट का पेशेंट होपलेस दिखता है।
ठीक। उसका ये कारण नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस लो है, उसका ये कारण है कि इमोशंस वाला जो पार्ट है वो डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट है। तो इसलिए जब तक वो पूरी तरीके से क्योर नहीं दिखता है तब तक ये सिम्टम फिजिकल बॉडी पे दिखाई देते हैं, ठीक है। बोलेंगे, कुछ कह रहे राशि में? दीप्ति बोल रहे, हाँ बोलेंगे दीप्ति। मैम जो वो कहना चाह रहे हैं ना प्रॉपर, वो क्लियर नहीं हो पाएगा, उनको खुद को भी वर्डिंग्स नहीं आएंगे और मतलब प्रॉपर अच्छी तरह से वो बता नहीं पाएंगे, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं, वो ये होपलेस नहीं, होपलेस का मीन्स होता है उनको एक मृत्यु का बहुत ज़बरदस्त भय आ जाता है, ठीक है। और कुछ बात वगैरह वो सब सही करेंगे लेकिन हर बात में निराशा होगी उनकी। हमने कहा 20% ही प्रॉब्लम है, तब भी निराशा हो, क्योंकि वो पार्ट एक होता है ना, जब तक चीज़ें हमारे ब्रेन से कनेक्ट है तब तक हमारा साहस होता है, ठीक है। जैसे वो हार्ट से कनेक्ट होती हैं तो वहाँ यस और नो पे बात चलती है, या तो पूरा सकारात्मक या तो पूरा नकारात्मक, वहाँ इफ बट नहीं होता है, ठीक। आप देखना, यदि कोई व्यक्ति बोलते ना ये व्यक्ति टूट गया है, टूटा कहाँ से? दिमाग से नहीं टूटता कोई व्यक्ति, हृदय से टूटता है। तो टूट गया है का मीन्स हो गया पूरी तरीके से होपलेस हो गया है, ठीक। और व्यक्ति कहेगा कि ये बोलते ना बहुत सारे लोग कि ये बिल्कुल जिंदा दिल है व्यक्ति है, तो जिंदा दिल कहाँ से? हृदय से ही है। तो ये क्या है, ये हमारे फिजिकल बॉडी पे हमें ये भी समझ में आना चाहिए व्यक्ति को देखकर कि इसकी समस्या कहाँ से आ रही है। इमोशंस का पार्ट है, मेंटल का पार्ट है, सोशल का पार्ट है, कि इसके फिजिकल हेल्थ का पार्ट है, या साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म आ रहा है, ठीक। ये चीज़ों को जितना जितना अच्छे से समझ लेंगे उतना आपके लिए हर बात सुनना समझना आसान होगा। जिसको ये बात समझ में आएगी ना, वही व्यक्ति जहाँ चुप रहना होगा चुप हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट, और जहाँ बोलना होगा वहाँ बोलेगा, क्योंकि ये समझ जब विकसित होती है तो यही एटीट्यूड विकसित होता है हमारा। अदरवाइज क्या होता है, हमें हर बार लगेगा कि हमें बोलना है, हर बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये किस लिए बताया हमने कि कैसे हम समझेंगे हार्ट के पेशेंट हमारे सामने, तो उसके क्या फिजिकल सिम्टम होंगे, यदि डायबिटिक है तो फिजिकल सिम्टम क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें फिजिकल सिम्टम भी देखने आने चाहिए। और ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं कि ताकि आपको ये पता चलेगा कि इन सिम्टम को देख करके भी कि हमें किस व्यक्ति को कौन से आसन करवाने हैं। ये आसन का 6 जो आसन के टाइप से लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 के 6 करवाने, इसका अर्थ ये है किसके लिए क्या सूटेबल है, ठीक है। तो इसका आज आप पूरा एक की नोट्स बनाकर रखिए, ठीक। पूरा एक अच्छा सा की नोट्स बनाएंगे। पहले आसन, ऊपर जो कैटेगरीज है, स्केलेटन सिस्टम, मैकेनिज्म, फिर साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म, मैकेनिकल इन्फ्लुएंस ऑफ योगासन। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्म कर दें आपकी, जहाँ लिखा है मैकेनिकल इन्फ्लुएंस ऑफ योगासन और फिर साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म भी लिखा है। तो जो ये लिखा हुआ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस ऑफ योगासन, इसको देख लेते हैं। सपोज करके कोई व्यक्ति आपके सामने, जिसको नॉर्मल बात करते हैं हमेशा, कोई व्यक्ति आप उसको कुछ करवा रहे हैं, आप देखेंगे इसको जो भी आपने आसन की प्रैक्टिस कराई है, मान लो वो नॉर्मल है, पूरी तरह अस्वस्थ भी नहीं है और स्वस्थ भी नहीं है, एक स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में है, तो सब कुछ पॉसिबल है करवाना। तो वहाँ हमें क्या करना है कि व्यक्ति को देखना है, उसको हम सामने देख रहे हैं, हमने सामने से देख लिया, फिर भी उतना फाइनल नहीं होता है जितना हम व्यक्ति को जब कुछ करवाते हैं तब फाइनल होता है। आप हमसे कितनी भी अच्छी बातें कर लें, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि 5 लाइन लिखिए कोई टॉपिक पर, वो जो 5 लाइन लिखेंगे ना, वो आपका पूरा व्यक्तित्व बाहर आ जाएगा केवल 5 लाइन में। वो क्यों आता है? क्योंकि एक थेरेपी होती है साइकोलॉजी में, थीमेटिक करके आती है। वो क्या थेरेपी है कि कार्ड्स दिए जाते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं, ये डीप थेरेपी में काउंट किया जाता है। 10 कार्ड्स आपको दे दिए गए, आपकी मान लो आप 15 लोग यहाँ बैठे हैं और हमको सबका एटीट्यूड जानना है, पूरी पर्सनालिटी जज करनी, पर्सनालिटी वो है ट्रीटमेंट है कि पर्सनालिटी को जज कैसे करना है। तो हम TAT टेस्ट है, तो हमने क्या किया कि आपको दिया सबको कार्ड, एक ही कार्ड है, इसमें देख रहे हैं एक बच्चा है, 10 अलग अलग कार्ड है, एक कार्ड पहले दिया गया, उसमें एक बच्चा है, दूर एक शेर है और वो एक रिवॉल्वर लिए हुए।
अब आपको 5 लाइन्स लिखनी है। केवल इतनी सी बात को 5 लाइन में डिफाइन करना है, सबका व्यक्तित्व निकल के आ जाएगा। कोई क्या कहेगा कि ये बच्चा शेर को मारने जा रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है अपने बचाव के लिए पिस्टल उठाए हुए है। तीसरा क्या कह रहा है कि इसने पिस्टल रखी है लोगों की तरह, क्योंकि इसे पिस्टल रखने का शौक है। अब बाई चांस शेर सामने आ गया इससे, ठीक। एक व्यक्ति कह रहा है कि इसने शेर को मार दिया है, ठीक। मतलब एक ही हमारे पास थीम है, उस पर ही सबके व्यूज आ रहे हैं। तो ये क्या है, ऐसे ही हमारा पूरा जीवन है। जो व्यक्ति जैसा देख रहा है, एक ही चीज़ को देखने के पूरी दुनिया के अलग अलग तरीके हैं। जिस तरीके से जो व्यक्ति देख रहा है वही उसका विज़न डिसाइड कर रहा होता है कि जैसा व्यक्ति का विज़न है फिर मिशन भी वैसे ही उसने बनाया हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं साइकोसोमैटिक मैकेनिज्म कि कैसे हम किसी को जज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति को हमें चेक करना है, मान लो आसन कर रहा है, तो आसन करते समय कई बार आप देखेंगे लगातार कोई व्यक्ति आगे झुकने वाले आसन सही किए जा रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसको बैक की कोई समस्या नहीं है। जब भी समस्या होगी आंतरिक अंगों की सामने वाले पार्ट्स में। कोई व्यक्ति बैक वाले आसन सही कर रहा है, इसका मतलब बैक में कोई समस्या नहीं है, आगे वाले पार्ट्स में समस्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग पूरा चेक कर रहे हैं, उससे हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं, वो हमारे सामने कर रहा है। अब हमको खुद देखना है इसका मैकेनिज्म। कुछ लोगों को देखना, आपने कहा कि 1 मिनट शशांक आसन करना है, वो हेड डाउन करे रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं। जब आप बोलेंगे अब करना है तब आप करेंगे। कुछ को देखना, आप हेड डाउन बोलेंगे, वो 10 बार 1 मिनट के अंदर ऊपर करके देख लेंगे कि अभी बोला क्यों नहीं गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मैकेनिज्म आपको दिखा रहा है, साइकोसोमैटिक मैकेनिज्म दिखा रहा है कि कौन व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है यहाँ पर। फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिसके अंदर जो कमी देख रहे हैं उससे अपोजिट वाला आसन उसको करवाएंगे। और जिस व्यक्ति को पूरा हेल्दी आप देखेंगे उसको आगे पीछे दाएं बाएं होल्ड करना, किसी भी पोस्चर को सब नॉर्मल लगेगा। ये सब क्या है, बैलेंसिंग पर्सनैलिटी। और ये नहीं है कि सब बड़े लोग ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ सिम्टम आ जाएंगे कि बैलेंसिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म हमको यही देखना है कि जो भी आसन है, आसन करते समय क्या क्या ठीक करवाएंगे हम लोग। किसी को आसन के थ्रू अगर हम लोग कुछ थेरेपी दे रहे हैं कि आसन करते समय सांसों पर कितनी स्टेबिलिटी है उनकी। दूसरा, जिस पोस्चर को जितनी देर मेंटेन करना है उसमें वो इरिटेट तो नहीं हो रहे हैं। तीसरा, जो पोस्चर हमने करवाया है उसका काउंटर पोस्चर करवाना है, उसमें भी उनको वैसे ही ऑब्जर्व करना है जैसे वो नॉर्मल पोस्चर कर रहे थे। फिर उसके बाद जो भी कुछ हमने करवाया है उसके बाद उन्हें शवासन करा देंगे। अब शवासन में उनकी फाइनल स्थिति को देख लेंगे कि ये कितना रेस्टिंग मोड में, तो वो फोरहेड वगैरह से चेक कर लेंगे। फोरहेड के अब आपकी बॉडी, आप फोरहेड को भी ढक दीजिए पूरा बुक को, तब भी पूरी बॉडी आपकी बता देगी स्ट्रेस में है या नहीं। तो ये पूरा ध्यान रखना है। तो इसलिए इसका जो आसन का की नोट है वो सब बना के रखेंगे। अब कोई लेट नहीं करेंगे क्योंकि हम कल भी और हो सकता है परसों ले, क्योंकि हम परसों तक इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। फिर इसके बाद कंप्लीट का मतलब ये नहीं, फिर लेंगे 15-20 मिनट का आपका डेली रिवीजन लेंगे, फीडबैक लेंगे, क्वेश्चन आंसर ये सब आपको शेयर करेंगे, ठीक है। और वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो सबको समझ में आ गया कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर का मीन्स है कैलोरी को बर्न करना है। एनर्जी जो हमारी एक्सेस हो गई है उसको जहाँ नहीं है वहाँ पर शिफ्ट भी करना है, ठीक है। मान लो कई जगह हमारा जो फैट है वो बहुत एक जगह कलेक्ट हो गया है, और कुछ जगह कई लोगों का देखो कि पेट बहुत बढ़ जाता है और पैर बहुत पतले हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी में इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जो पेट का फैट एक्सेस है उसको आसन के थ्रू कैलोरी को बर्न भी करना है, और जो एनर्जीज पॉजिटिव मैनर में है, जो फैट है हमारा, उसको क्या करना है जहाँ जहाँ पर हमारे प्रॉपर तरीके से जो हमारी हीलिंग होनी चाहिए नहीं है वहाँ पर उसको फिक्स भी करना है, उसको वहाँ पर लेकर आना है या ट्रांसफ़र भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आसन में देखेंगे। इसके बाद एक पार्ट है हमारा प्राणायाम का।
प्राणायाम में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैस एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजिकल एफेक्ट्स ऑफ प्राणायाम। इसको बस हम एक लाइन 2-3 लाइन में डिफाइन कर रहे हैं, इसके बाद फिर कल करेंगे। इसमें क्या है कि जैसे हमने आसन का देखा था मैकेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वैसे ही हम लोग इसका देख रहे हैं प्राणायाम का। यहाँ मैकेनिज्म क्या होगा, गैस एक्सचेंज में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर श्वासों की? इनहेल ऑक्सीजन और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड बाय लंग्स। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, मैकेनिज्म चेक कैसे करेंगे? अच्छा, मैकेनिज्म का मतलब क्या है, आज पहले वही समझ लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा कहानी बढ़ा रहे हैं अभी। मैकेनिज्म का अर्थ क्या है बोलेंगे हरदीप भैया? मैम, जो रेस्पिरेशन है इसका मतलब हो गया कि प्राण का वृद्धि है इनहेल, एक्सहेल एंड पॉज। तो मतलब ये जो मैकेनिज्म है हमने इसको देखना है, इनहेल करना है, पॉज करना है, एक्सहेल करना है, पॉज करना है। ठीक है, और बोलेंगे मैकेनिज्म क्या है? ऐसा लग रहा है बहुत नया वर्ड हमने पूछा है, बोलेंगे दीप्ति? जो अंदर जो कार्य करने का पूरा प्रोसेस है ना, वो मैकेनिज्म है। क्या प्रोडक्ट स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं और एंड मतलब प्रोडक्ट क्या निकल रहा है फिर। ठीक है, और कौन बताएंगे मैकेनिज्म? अपर्णा मैम बोलेंगे। मैकेनिज्म माने सिस्टम हो गया जिसमें वो सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे हेमलता मैम? दीदी श्वासों का कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं? देखो इसमें क्या है, सही है, सबने अपनी अपनी तरफ से आंसर सही दिया। जब किसी का मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो इसका मतलब है प्रॉपर प्रोसेसिंग पूछी जा रही है। तो प्रॉपर प्रोसेसिंग क्या होगी हमारी, पूरा डायफ्राम तक श्वास को लेना है और फिर श्वास को छोड़ना है। ठीक, मैकेनिज्म का मतलब कोई इनकम्प्लीट प्रोसेस नहीं होती है, कंप्लीट प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग मानी जाती है। और एक यहाँ पर 2 लाइन में सब हेडलाइन में लिख लें अपना जो 4.3 जो सिलेबस है प्राणायाम में, कि जो हम श्वास लेते हैं, ताकि क्योंकि 6 लेवल में है तो कंफ्यूज कोई नहीं होंगे, श्वास को हम कहाँ तक ले जाते हैं, डायफ्राम तक। ठीक, फील कहाँ करते हैं उसे जाकर, डायफ्राम तक श्वास लेते हैं, फील कहाँ करेंगे जाकर, बोलेंगे हरदीप भैया? मैम पेट से फिर छाती, फिर अपने कंधों तक। सीधा डायरेक्ट बोलेंगे तो नेवल पोर्शन। ठीक, पेट बोलेंगे फिर इनकम्प्लीट हो गया, नेवल पोर्शन बोलेंगे। ठीक, उसमें सब आ गया, सेंटर पॉइंट है वो हमारा। ठीक, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में श्वास को कहाँ तक लेना है, डायफ्राम तक। क्यों लेना है, बिल्कुल प्रॉपर आंसर होना चाहिए। डायफ्राम तक इसलिए लेना है क्योंकि वो लंग्स का हमारा अंतिम हिस्सा है, जहाँ पर एल्वियोल्स हमारे हैं, जहाँ गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ये ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार जब आप ये बताते हैं नेवल तक, तो योग में तो नेवल तक माना जाएगा, लेकिन पूछा नेवल तक श्वास कहाँ से है, क्योंकि नेवल किस पार्ट में आ रहा है, नेवल डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा है हमारा। नेवल किस में आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा है। और डायफ्राम किस सिस्टम में आ रहा है हमारा, डायफ्राम हमारा किस सिस्टम में, रेस्पिरेटरी में आ रहा है। तो श्वास का संबंध किस सिस्टम से है हमारे, श्वास का संबंध केवल रेस्पिरेटरी से। तो ध्यान कर, जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में श्वास को कंप्लीट कहाँ तक लेंगे, डायफ्राम तक लेंगे। डायफ्राम के पास क्या है, हमारे एल्वियोल्स, जो हमारे लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंतिम हिस्सा है। डायफ्राम बॉर्डर लाइन है, एल्वियोल्स हमारे अंतिम वो पार्ट हैं जहाँ पर गैसेस का आदान प्रदान होता है, O2 CO2 में कन्वर्ट होकर हम बाहर निकालते हैं। ठीक, ऐसे करके जब समझेंगे तो समझना आपका, अपने भाषा में सब कुछ अपनी भाषा में समझाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को तो जैसा है वैसा ही समझेंगे।
ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कभी भी मैकेनिज्म वर्ड लिख दिया जाए, साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म लिख दिया जाए, इसका मतलब है कंप्लीट प्रोसेसिंग हमें डिफाइन करनी है, इनकम्प्लीट नहीं करनी है। ठीक है, अब आराम से अपना होमवर्क जो ये वाला है 4th यूनिट है, 4 से 5 तक का पूरा पढ़कर रखेंगे, एक एक लाइन को डिफाइन करके, लाइन को डिफाइन नहीं करना, अर्थ पढ़कर रखेंगे। और 4.2 4.3 को यदि आप डिफाइन कर सकते हैं तो 2 तो कंप्लीट करेंगे, 4.3 को आप चेक कर लेंगे। बोलेंगे सीमा मैम, आप किसी को लीव करना कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया मैकेनिज्म है। बिल्कुल ठीक है, ये कह सकते हैं। और वो कहाँ तक है, वो हमारा डायफ्राम एल्वियोल्स में हो रहा है, और डायफ्राम अंतिम हिस्सा है, उसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डायफ्राम तक श्वास के बारे में बताएंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा नेवल वाला पार्ट है उसमें हम श्वास को देख पाते हैं कि श्वास हमने जो भरा है तो वो कहाँ हमारा दिखेगा, पेट फूल रहा है वहाँ दिखाई देगा। सेंसेशन कहाँ होगा, हमारे नेवल में होगा जाकर। ठीक है, चलिए सीमा में कुछ कह रहे बोलेंगे, जिनको लीव करना हमने बोल दिया 8 बजे के बाद अपने से लीव कर सकते हैं। दीदी मेरे को थोड़ा, जो कल आपने होमवर्क कहा था कि मधुमेह में आप सारे प्राणायाम, बंद मुद्रा, चक्र ये सब लिखना था, तो बंद में उद्यान बंद आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और मुद्रा में पर्वत मुद्रा या सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, धनुष मुद्रा, ये मिला मेरे को। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, या फिर उससे भी अच्छा है विपरीत करनी मुद्रा कर दीजिए, बिल्कुल सहज। जी जी। और चक्र में तो मणिपुर चक्र हो गया, हृदय वाला। ठीक है। इसमें पंचभूत में अग्नि तत्व, और तन्मात्रा नहीं आई समझ में। रूप, अच्छा अग्नि का रूप। थोड़ा सा हम लोग टहलेंगे, शरीर में हीट बढ़नी चाहिए, या फिर थोड़ा सा सूर्योदय के टाइम वहाँ पर बैठकर प्राणायाम करना। ठीक, बस जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अग्नि की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कई बार पित्त भी बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हाई बीपी उसी के कारण हो रहा होता है। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं 60% को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 60% को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। मेरे पास एक केस है जो सुबह रचना दीदी क्लास ले रही थी, उनका डायबिटीज़ की उनको बहुत प्रॉब्लम, डायबिटिक पेशेंट है वो, और उनका बीपी कभी नहीं बढ़ा आज तक पिछले 17 सालों में, मतलब पहले ही नहीं बढ़ा। अब ये कितनी बड़ी बात है, डायबिटिक पेशेंट, सीवियर डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन ले रही है लेकिन बीपी कभी नहीं बढ़ा। ठीक, तो इसलिए हमने कहा 60%, 60 to 70% डायबिटिक पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है कि उनका बीपी, हाई बीपी के पेशेंट होते हैं। तो उनको अग्नि तत्व अधिक बढ़ गया तो पित्त बढ़ जाएगा, तो बीपी और हाई हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि बीपी उनका कैसा है। ठीक है, चलिए अब सब शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वानिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now lift your palms, touch your eyes, then open your eyes. देखो अब ये ना पूरा टेक्निकल सेशन है एक तरह का, इसलिए सब ध्यान से पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, अदरवाइज फिर बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो शुभ रात्रि। कल हम लोग मिलेंगे, वर्क हमको रात तक पहुंचा दिया, सुबह पहुंचा दी सभी। ठीक है, नमस्ते सभी को प्रणाम।